नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है स्वराज दल की स्थापना और इसकी कार्य प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में हम स्वराज दल या स्वराज पार्टी जिसको कहते हैं उसके गठन को लेकर के और क्या परिस्थितियां और किस तरीके से इसने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन पर बात की थी और जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था और उसके बाद में चोरा चोरी की एक जो हिंसक घटना हुई जिसके कारण 1922 में यह आंदोलन अचानक गांधी जी ने स्थगित कर दिया। जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, उसके स्थगित होने के साथ ही गांधी जी की स्थिति कमज़ोर हो गई और सभी शीर्ष के नेताओं ने गांधी जी की आलोचना भी की कि जब देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं शासन छोड़ करके जाने पर मजबूर होना पड़ता, ऐसे समय में अचानक आंदोलन स्थगित करना जो है वो ठीक निर्णय नहीं था। इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कारावास की सज़ा सुना करके उन्हें जेल में डाल दिया। तो ऐसे समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका थी उसके अंदर शिथिलता आ गई, एक तरीके की शून्यता की स्थिति आ गई। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं जो थी वो उसके अंदर शामिल हो गई। और एक पक्ष जो था वो ये चाहता था कि वो आने वाले जो विधान परिषद के चुनाव है उन चुनावों में हिस्सा लेकर के सरकार के अंदर शामिल होकर के और सरकार की नीतियों का विरोध करे। दूसरा जो पक्ष था वो गांधी जी की उन्हीं नीति के अनुसरण में रचनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने पर जोर दे रहा था। तो इस तरीके से जो गांधी जी की ही विचारधारा पर चलने वाले थे वो अपरिवर्तनवादी कहलाए, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, बहुत सारे ऐसे शीर्ष के नेता थे। और दूसरे जो ये चाहते थे कि वो परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेकर के और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, वो परिवर्तनवादी कहलाए। और इन परिवर्तनवादियों के अंदर मुख्य जो थे वो थे अजमल खान थे, CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे। ये चाहते थे कि वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में हिस्सा लेकर के और फिर वो अपना विरोध जो है वो सरकार में बैठ करके करें। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये दो गुट हो गए। और जब गया के अंदर 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस गया के अधिवेशन में ये दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। ये दोनों जो विचारधाराओं के जो भी व्यक्ति थे जिनको हम परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी कहते हैं, ये दोनों आमने सामने हो गए। और जो अपरिवर्तनवादी थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे और वो गांधी जी के ही बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। तो इस तरीके से जब ये सारा चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, और इस समय में जैसा कि CR दास जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे इस अधिवेशन के, तो इस मामले को लेकर के जब बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप प्रत्यारोप हो गए और एक समय में ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन हो जाए। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। तो एक तरीके से ऐसा महसूस होने लगा। और जब इस तरीके की बात सामने आई तब चूँकि जो अपरिवर्तनवादी थे उन्होंने पहले जब गया का अधिवेशन हुआ तो उस गया के अधिवेशन में जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग के अंदर अपरिवर्तनवादियों ने पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार किया। और जो परिवर्तनवादी थे CR दास और मोतीलाल नेहरू उसमें मुख्य थे। तो ये इनको ये लगा कि कहीं न कहीं हमारी हार हो रही है
तब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। तो जब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने कांग्रेस विरोधी स्वराज दल के गठन की बात कही। जो नाम रखा गया प्रारंभिक समय में, वो नाम था कांग्रेस विरोधी स्वराज दल। और ऐसे ही समय में जब ऐसा लगने लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक और विभाजन हो जाएगा, तब फिर अपरिवर्तनवादियों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं कि चुनावों में हिस्सा ले, वो चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं, और बाकी जो नहीं चाहते हैं वो रचनात्मक कार्यों में ही लगे रहेंगे। तो इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिकांश नेता थे वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अनुसरण करके उन रचनात्मक कार्यों में लग गए। दूसरी तरफ CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन हुआ, और इस स्वराज पार्टी ने 1923 के जो चुनाव थे, जो परिषदों के चुनाव थे, उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप में हिस्सा लिया। अब महत्वपूर्ण बात एक ये भी थी कि कहीं न कहीं उस समय में जनता को भी ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ी सी शिथिलता आ गई है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समय में, उस समय में इन परिवर्तनवादियों का समर्थन किया और स्वराज पार्टी को समर्थन दिया। परिणाम ये हुआ कि इनको चुनाव प्रसार के लिए भले ही बहुत ही कम समय मिला, लेकिन फिर भी 1923 के आम चुनावों के अंदर स्वराज दल को बहुत अधिक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई, और विधान परिषदों की 145 जो सीटें थी, उनमें से 45 सीटों पर इनके प्रतिनिधि चुन कर के आए। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू को वहाँ का नेता चुन लिया गया स्वराज दल का, और मोतीलाल नेहरू ने प्रयास करके लगभग राष्ट्रवादी जो दल थे उनसे मिला करके 70 सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया। तो स्वराज पार्टी की स्थिति विधान परिषदों में बहुत अच्छी हो गई। अब ये सब होने के बाद में स्वराज पार्टी ने जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए कि किस प्रकार से वो विरोध करेंगे, तो उन उद्देश्यों पर हम थोड़ा सा ध्यान डालेंगे। तो स्वराज दल ने जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, वो उद्देश्य ये थे कि वो वहाँ पर विधान परिषदों के अंदर शामिल होंगे और वहाँ पर बैठ कर के वो सरकार की जो नीतियाँ है, जो भी राष्ट्र विरोधी नीतियाँ है, उनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों में अड़ंगा लगाने की नीति को अपनाएंगे। जहाँ भी लगेगा कि ये नीति सही नहीं है, उसमें हम अड़ंगा लगाएंगे। तीसरा, उन्होंने ऐसे कानूनों का विरोध करने की नीति अपनाई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती उन कानूनों को लागू किया गया था। इसके अलावा इन्होंने बजट का समर्थन नहीं करने और उस बजट का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। इस तरीके से उन्होंने जो सरकारी जितने भी फरमान थे, जितने भी सरकारी आदेश थे, उनके ऊपर पूर्ण रूप से उनके बहिष्कार की और उनका विरोध करने की नीति का अनुसरण किया। और कहीं न कहीं परिवर्तनवादियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वहाँ पर बैठ कर के जब इन सब का विरोध करेंगे और ये विरोध जब जनता में भी जाएगा, तो जनता के अंदर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा होगी और ब्रिटिश सरकार पर भी इसका दबाव पड़ेगा। परंतु जितना उन्होंने सोच के और ये उद्देश्य बना करके और जितना निश्चितता के साथ में वो अपने इस मिशन में शामिल हुए थे, उसमें उन्हें कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि 1925 के अंदर उन्होंने विट्ठल भाई पटेल को सभापति के रूप में चुनने में उनकी महत्वपूर्ण जीत हुई। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन के जो मामले थे, तो 2 प्रांतों में द्वैध शासन की बात को लेकर के भी उनको सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि अगर वो किसी कानून का या किसी और ब्रिटिश नीति का विरोध करते थे, तो उस समय में गवर्नर को, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन गवर्नर को वीटो पावर प्राप्त था और गवर्नर अपने वीटो पावर के कारण उसको अस्वीकार कर देते थे और कानून वही पास होता था जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी। इस तरीके से इनका जो है पूरा का पूरा ये कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच में 1924 में स्वास्थ्य
की समस्या को लेकर के गांधी जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी के रिहा होने से पहले ये चुनाव हो चुके थे। तो गांधी जी जब आए तो आकर के उन्होंने बाहर से स्वराज दल का समर्थन कर दिया, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि जब तक मुझे पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल सही तरीके से कुछ कार्य हो रहा है, तब तक मैं पूर्ण समर्थन नहीं करूँगा। तो इस तरीके से एक मूक समर्थन जो था वो गांधी जी का भी इनको मिल गया। तो इन्होंने प्रयास किया, अनेक प्रयास किए कि किस तरीके से ये वहाँ पर जाकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, परंतु जैसा हमने देखा है बहुत ज़्यादा इनको सफलता भी प्राप्त नहीं हुई। और धीरे धीरे करके इनके मन में भी, जैसे सी आर दास ने बार बार अपने उद्बोधनों में इस बात को भी प्रकट किया कि धीरे धीरे करके इनके मन में भी इस तरीके की बात आने लगी कि कहीं न कहीं वो सरकार का असमर्थन कर रहे हैं और असमर्थन के कारण उनको सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने कुछ मामलों पर सरकार का समर्थन करना भी शुरू कर दिया। इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास हुआ तो उसमें कहीं न कहीं स्वराजवादियों को थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन फिर भी इनके नहीं चाहने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने वीटो पावर का यूज करके बिल को पास कर दिया था। तब जब इस तरीके की इनकी विचारधारा में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और कुछ शिथिलता इस दल के अंदर आने लगी, और ऐसे ही समय में 1925 में जब सी आर दास की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ गई। तो बहुत ज़्यादा इस पार्टी का वर्चस्व अब नहीं रहा, और इसी का परिणाम ये निकला कि जब 1926 के अंदर पुनः इन परिषदों के चुनाव हुए तो उन चुनावों के अंदर स्वराज दल को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इस समय में केवल इनको 38 सीटें मिली थी, और सीटें कम होने के कारण परिषदों के अंदर भी इनका महत्व कम हो गया, और धीरे धीरे ये स्वराज दल जो है 1926 के बाद में अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होता गया, इसका पतन हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल का गठन हुआ, और प्रारंभ में जिन मूल उद्देश्यों के साथ में ये स्वराजवादी परिषदों के अंदर चुन कर के गए और उन्होंने वहाँ पर अपने तरीके से अपनी संवैधानिक मांगें रखना प्रारंभ किया, जिनमें इनको कोई अपार सफलता प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद में जब इस दल में शिथिलता आई और सी आर दास की मृत्यु हो गई, उसके बाद में बहुत सारे स्वराजवादियों ने पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, और एक तरीके से ये दल समाप्त हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि इस दल के पतन के ऐसे क्या कारण रहे। तो इन कारणों के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण कारण थे, उसमें सबसे पहला कारण जो हम लेंगे, जिसमें पहला कारण ये था कि जो दंगे हुए, जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों के कारण इस दल को बहुत बड़ा आघात लगा। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि जैसे ही 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई, उसकी घोषणा के साथ ही भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए, और दक्षिण भारत के अंदर मोपला जो मुस्लिम थे उन्होंने सबसे पहले ये दंगे प्रारंभ किए, क्योंकि जब मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन की बात को लेकर के, खलीफा के प्रश्न को लेकर के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी, और उस समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग का जो मूल उद्देश्य था वो केवल और केवल ये था कि वो खलीफा की बात को लेकर के और तुर्की का विभाजन नहीं हो, इस बात को लेकर के वो सहयोग कर रहे थे। जैसे ही उनको लगा कि ये आंदोलन स्थगित हो गया है और अब उनकी इस बात को कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, तो मुस्लिमों ने भयंकर दंगे प्रारंभ कर दिए, और दक्षिण भारत के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इसके बाद में दिल्ली, सहारनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी बरेली और भी ऐसी बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर भयंकर तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। हालांकि इन दंगों को रोकने के लिए एक बार एक कमेटी भी बनी, और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ मेंबर उसमें बैठे भी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई।
तो इन दंगों के अंदर ये दंगे जो थे वो 1922 में प्रारंभ हुए थे और 1927 तक ये दंगे लगातार चलते रहे, जिसमें बहुत सारा जो सारी सांप्रदायिक हिंसा देश के अंदर फैली और जो भाईचारा जो देखने को मिला था असहयोग आंदोलन में, वो बिल्कुल तार तार हो गया, समाप्त हो गया। तो इन दंगों के कारण स्वराज दल को बहुत ज़्यादा आघात लगने लगा और जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असमर्थन की नीति अपनाई थी, तब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं इस असमर्थन के कारण हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसीलिए बाद में वो समर्थन की नीति पर भी आए थे। तो दूसरा जो पतन का कारण था वो ये था कि इनकी विचारधारा में बदलाव आना। क्योंकि प्रारंभिक समय में जब ये चुन कर के गए थे और उन्होंने जिस तरीके से सदन के अंदर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का, उनके कानूनों का विरोध किया, तब उन्हें लगा कि कहीं न कहीं उन्हें अपार सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और अब जो है इन्हें किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार के समर्थन के अंदर भी उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब ये समर्थन की नीति पर आए तो जनता का विश्वास ये खो चुके थे। जनता को अब ज़्यादा स्वराज दल से कोई उम्मीद नहीं रही और स्वराज दल में स्वयं ही एक निराशा का माहौल इनके नेताओं के अंदर भी पूरी तरीके से फैल चुका था, जिसकी चर्चा CR दास ने भी बहुत बार की थी। इसके अलावा इनके पतन का एक और कारण ये था कि 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाना। तो जब 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में ये दल जो था वो अपने उद्देश्यों के अंदर इतना सफल नहीं हो पाया और नेतृत्व की कमी भी वहाँ पर महसूस होने लगी और इसी नेतृत्व की कमी के कारण इस दल का पतन हो गया। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी बातें थी। इसके अलावा जो 1919 के अधिनियम में संशोधन की बात इन्होंने की थी, जिस तरीके से द्वैध शासन प्रणाली में संशोधन की बात इन्होंने की थी और उस बात को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपराध नियंत्रण कानून को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से विरोध किया था, लेकिन वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा इनकी बात को स्वीकार नहीं किया। इसी तरीके से पब्लिक सेफ्टी बिल पर भी इनको कोई बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई और 1926 के अंदर धीरे धीरे करके इनके सदस्यों ने स्वराज पार्टी से त्यागपत्र देने प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण ये दल जो था वो अपने आप ही समाप्त हो गया। अब एक और प्रश्न ये आता है कि स्वराज दल ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की। तो जैसा कि हमने देखा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है और गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुना दी जाती है और बहुत सारे नेताओं ने, सुभाष बोस, नेहरू जी, सभी ने लगभग गांधी जी की नीति की आलोचना की और ऐसे समय में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति अचानक से रुक गई थी, तो इस समय में स्वराज दल ने जब परिषदों के अंदर गए वो और वहाँ जाने के बाद जो विरोध वगैरह उनके द्वारा किया जाता था और उनका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या मैसेज जब जनता में पहुँचता था, तो कहीं न कहीं इन्होंने उस शून्यता के दौर में, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता आई, उस शून्यता के दौर में कहीं न कहीं इन्होंने आम जनता को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे इन्हें बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, अपने उद्देश्यों में ये बिल्कुल ही असफल रहे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर में, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था, तो उस दौर में इन्होंने उस आंदोलन को गति देने में और उस आंदोलन को गतिमान रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से गांधी जी को पुनः वहाँ से जेल से मुक्त कर दिया गया और फिर वो रचनात्मक कार्यों में लगे, तो गांधी जी के प्रति पुनः जनता में ऐसा लगने लगा कि अब जो नेतृत्व की कमी महसूस हो रही थी, वो नेतृत्व पुनः मिल चुका है और धीरे धीरे करके गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्वराज दल के अधिकांश सदस्य भी धीरे धीरे करके स्वराज दल को छोड़ करके पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। तो इस तरीके से जहाँ तक एक निष्कर्ष के रूप में हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं न कहीं स्वराजवादियों ने
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने मूल में बनाए रखने में और जनता के बीच में सरकार की नीतियों और उद्देश्यों को ले जाने में, उनको उससे रूबरू कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पर और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।